नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी पर आए जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। ये गैंगवार रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 के भीतर हुआ। हालांकि पुलिस ने मौके पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को ढेर कर दिया। पिछले दिनों कई घटनाओं में आपराधिक मामलों में गवाहों और अभियुक्तों को अदालत परिसर में हमले किए जाते रहे हैं और ऐसे में स्थानीय पुलिस आमतौर पर अदालत की सुरक्षा संभालती है, लेकिन उन्हें अदालतों की मांग से निपटने में असमर्थ देखा जा रहा है। तत्कालीन न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा था कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो एक अलग कैडर पर विचार करें। हाल ही में प्रधान न्यायाधीश रमन्ना ने जजों की सुरक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदारी से पहल करने का आदेश दिया था, लेकिन न्याय परिसर में अपराधियों के तांडव ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद के दिन दहाड़े कथित हत्या के बाद अब एक और घटना ने न्यायिक समुदाय और जनता को झुंझोर कर रख दिया है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को शूटआउट के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए मोस्ट वांटेड जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जितेंद्र पर हमला करने वाले हमलावर वकील के भेष में कोर्ट में आए थे। इसी का फायदा उठाकर कोर्ट परिसर में हमला किया गया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक रिट पिटीशन पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों का कहना है कि कोर्ट कैंपसेज के लिए फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर्स एंड द लिटिगेंट्स, उनके लिए एक स्पेशल कोई प्रोटेक्शन फोर्स, पुलिस से ये काम हो नहीं पा रहा है। CISF या CRPF जो भी होता हो उससे भी ये काम हो नहीं पा रहा है इफेक्टिव ढंग से। तिहाड़ जेल में बंद जितेंद्र उर्फ गोगी को शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जितेंद्र दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में से एक है। दोपहर को कोर्ट नंबर 206 के बाहर जितेंद्र पर गोलीबारी की गई। वकील की ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिबर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। गोगी का ये बताया जा रहा था कि वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी जो इंटीमेशन आ रही है हॉस्पिटल से वो यही समझ में आ रही है कि वो वहाँ डेड डिक्लेयर हो गया। हियरिंग के दौरान गोगी की हियरिंग थी, उसी दौरान हुआ था। जज साहब भी मौजूद थे, स्टाफ भी मौजूद था और बाकी 2-4-5 वकील भी भाई मौजूद थे। और इसी बीच में एक हमारी इंटर्न है, उसके भी पैर में कहीं गोली लगी है, जो सुनने में आ रहा है वो जख्मी है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली के ही टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लोगों ने ही वकील के भेष में जितेंद्र पर हमला किया है। जो 2 हमलावर हैं, उनमें से एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। रोहिणी कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चली हैं और गैंगस्टर वॉर कोर्ट रूम तक पहुंच जाए, इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है सिस्टम को। ये बड़ी दुखद की बात है और जैसा कि मुझे पता लगा है, सच्चाई क्या है अभी पूरी जानकारी नहीं है, कि उसमें एक महिला एडवोकेट भी घायल हुई है। उनकी स्थिति क्या है अभी मालूम नहीं। लेकिन सबसे बड़ी संगीन बात यह है कि कोर्ट रूम में इस तरीके से गोलियां चलना और 3-4 लोग मर जाएं, मार दिए जाएं इस तरीके से, ये बहुत ही खतरनाक बात है और ये सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वकील के भेष में आए बदमाशों पर स्पेशल सेल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की, जो कि जितेंद्र और गोगी के साथ में थे। इसी फायरिंग में दोनों हमलावर ढेर हुए। इस दौरान एक महिला वकील भी घायल हुई। इस पूरे घटनाक्रम में करीब 35-40 गोलियां चली। जितेंद्र
और गोगी को साल 2020 में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल सेल ने ही उसकी गिरफ्तारी की थी, तभी से उसे तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। ये पहली बार नहीं है कि कोर्ट परिसर, जज और वकीलों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। इससे पहले धनबाद जज मौत मामले पर सीजेआई तमन्ना को जजों की सुरक्षा का मसला उठाना पड़ा था। इससे पहले धनबाद जज मौत मामले पर सीजेआई रमन्ना को जजों की सुरक्षा का मसला उठाना पड़ा था। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को केवल राज्यों के हित में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट ने न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी नहीं देने पर राज्यों को चेतावनी दी। श्रम मंत्रालय ने राज्यों को अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वैसे इनका कितना पालन हो रहा है ये बहस का विषय है। वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 लाने की भी बात हो रही है, जो अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी से बचाने के लिए देश में अपनी तरह का पहला कानून होगा। प्रस्तावित कानून अदालतों को वकीलों के साथ हुई जातियों के लिए मुआवजा देने का अधिकार देता है, लेकिन नियम कानून से परे जमीनी हकीकत से जिस तरह न्याय परिसरों में मुद्दों का बोलबाला दिख रहा है और जिस तरह से न्याय कर्मियों को निशाना बनाया जाता है, वो पूरी व्यवस्था की पोल खुलता है। रिपोर्ट एटीएन न्यूज़। भले ही दोनों हमलावर ढेर हो गए हो, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कितने सुरक्षित है न्यायकर्मी। ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रोहित पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। रोहित जी, बहुत स्वागत है। वाईपी सिंह जी हमारे साथ है, प्रेसिडेंट है द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत स्वागत है वाईपी सिंह जी आपका। हमारे साथ वेद भूषण जी भी हैं, जो कि एक्स IPS है। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर रोहित पांडे जी आपसे है। सवाल यही कि अगर कोर्ट रूम में गोलीबारी हो, अगर कोर्ट रूम में गोली चलने लग जाए, तो कैसे हम कहें कि न्यायकर्मी सुरक्षित हैं? कैसे लोग न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? बिल्कुल सही कहा नेहा जी आपने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आज का दिन था और आज का जो हमने अभी इंसिडेंट देखा, ये दिल दहलाने वाली चीज थी। मुझे लगता है कि कोर्ट के परिसर में गोलीबारी होना, इससे ये पता चल रहा है कि कोर्ट के अंदर खुलेआम अपराधी वेपन्स के साथ, असलहे के साथ, डेडली वेपन के साथ जी वो कहीं न कहीं घूम रहे हैं, कोर्ट परिसर में घूम रहे हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब ये जो गैंगस्टर नाम जब लिया जाता है, जब कोई किसी का आपराधिक जगत में कोई अगर बहुत बड़ा नाम होता है और कोई इस तरीके से गैंगवार की कहीं सूचना मिलती है, लगता है कि ऐसे गैंगस्टर जो सुरक्षा के घेरे में लेके चले जाते हैं, लेके जाए जाते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट के परिसर में लेके जाए जाते हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन के लिए। ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को लेनी पड़ेगी नेहा जी। देखिए, आज कोर्ट के अंदर कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, एक कोर्ट परिसर बना हुआ जिसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर कौन जाएगा, किसको क्या परमिशन मिलनी है अंदर जाने लेके जाने की, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ये कोर्ट के प्रशासन, जो वहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, जो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और रही बात रोनी कोर्ट की, जिसका अपना इतिहास रहा है, इसके पहले भी कई बार वारदात हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसे हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे हमले हो रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सुरक्षा पर कई सवाल खड़े करता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। वाईपी सिंह जी, द्वारका कोर्ट सर रोहिणी कोर्ट से काफी दूर नहीं है। ठीक है सर, समझ गई मैं रोहित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। वाईपी सिंह जी, द्वारका कोर्ट रोहिणी कोर्ट से बहुत दूरी पर नहीं है सर। सवाल ऐसे में ये है, क्योंकि हथियारों से लैस बदमाश अगर कोर्टरूम तक चले जाते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं, कहां पर खामियां, कहां पर चूक आप देखते हैं? क्या वाकई आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी रोहित पांडे जी कर रहे थे कि सुरक्षा में चूक है, तो ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है? न्यायकर्मी कहीं सुरक्षित नहीं है, कोर्टरूम के अंदर भी नहीं, कोर्टरूम के बाहर भी नहीं।
नेहा जी, मैं इस पे बताना चाहूंगा, आज हमारी मीटिंग हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की जो ना कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उनकी मीटिंग थी आज हमारी 4 बजे। तो हम इस पे जो ना अपनी कल दोबारा मीटिंग रखेंगे और कल हमने प्रोटेस्ट के तौर पे अपनी सुरक्षा को लेके, जजेस की सुरक्षा को लेके और जो लिटिगेंट है उनकी सुरक्षा को लेके चिंता व्यक्त की है। और ये बड़ा ही जो दर्दनाक और अफसोसजनक घटना है ये। इससे जो ना कल हम मीटिंग करेंगे, साथ में हम लोग जो ना अपनी सुरक्षा को लेके तो जो दिल्ली के अभी जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी मीटिंग करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट से भी मीटिंग करेंगे, ताकि कोर्ट कम्प्लेक्स में दोबारा इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए। ठीक है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो पाए, इस विषय पर बातचीत होगी। वेदभूषण जी, लगातार पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। अगर कोर्ट रूम की सुरक्षा की बात करें सर, किसकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की? क्या पुलिस की जिम्मेदारी होती है और पुलिस ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? नेहा जी, दिल्ली के अंदर लगभग 50,000 रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डेली कोर्ट में आते और जाते हैं। उसके अलावा लाखों की तादाद में लिटिगेंट्स होते हैं, उनके साथ उनके रिलेटिव मिलने जुलने वाले होते हैं। उसके अलावा जो एक्यूज ट्रायल के जो लाए जाते हैं वो होते हैं, वो भी हजारों की तादाद में डेली पुलिस को पेश करना पड़ता है। पुलिस के सामने ये पहला मौका नहीं है। रोहिणी में पहले इंसिडेंट हुआ, करकरदुमा में हुआ और तमाम कोर्ट में हुआ, और दिल्ली में ही नहीं, बिजनौर, बक्सर, सोनीपत, हिसार, बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ कोर्ट के अंदर शूट आउट हुए हैं। अभी आपको याद होगा, महेंद्र गिरी जी को अभी जो उनके अक्यूज पेश किए गए थे कोर्ट परिसर में, उनकी प्रयागराज के अंदर पिटाई कर दी गई। आरुषि तलवार के केस के अंदर उनके माता पिता को पीटा गया। तो कोर्ट के अंदर ये चूंकि क्रिमिनल और पुलिस और जुडिशरी का और एडवोकेसी का मसला जुड़ा हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कि वकीलों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता। मैं खुद पटियाला हाउस कोर्ट में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं हाई कोर्ट में मेरी पोस्टिंग रही है, सिक्योरिटी की पोस्टिंग रही है। वो लिटिगेंट तो जो है ही है अपने आप में क्रिमिनल, उसके अलावा जो एडवोकेसी है वो अपने आप को इम्यून रखना चाहती है। कार के स्टिकर उनके कैसे होंगे, कौन इश्यू करेगा, किसी को कुछ नहीं पता। 20 रुपए का आप स्टिकर बनाइए, आराम से कार का वकील का स्टिकर लगा के आप पूरी दिल्ली में घूमिए, कोर्ट के अंदर ये कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यदि किसी जेन्युइन एडवोकेट को पूछा जाएगा स्टिकर कहाँ से इशू हुआ, कोई चेक हुआ, कोई उसका हिसाब किताब नहीं। उनके कोई आई कार्ड मांग ले, इस बात पे हंगामा हो जाता है। आपको याद होगा 30,000 कोर्ट के अंदर एक वकील साहब जो पार्किंग एरिया जो केवल ट्रायल एक्यूज के लिए बसों को लाने ले आने के लिए था, उसी बात पर शुरुआत में झगड़े की आपको याद है। ठीक है वाईपी सिंह जी, ठीक है सर, सहयोग नहीं मिलता है वकीलों का, पुलिस को सहयोग नहीं मिलता है वकीलों का, इस बात में कितनी सच्चाई है? पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनको राजनीति में आ जाना चाहिए। ये स्टेप का स्टेटमेंट इनका क्या है? मैं राजनीति में रिटायर्ड आदमी हूँ, राजनीति में वकील साहब, अपनी चिंता ना करो, राजनीति में मैं रिटायर्ड एसीपी हूँ। आपकी सिक्योरिटी, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हूँ, राजनीतिक मान लो आप मुझे। अब अच्छा ठीक है, राजनीतिक मान लो, तो आप जरा अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो ना आप देखिए, अपनी पुलिस को जो ना पुलिस ने स्पेशल सेल ने सिक्योरिटी के अंदर गोली मार कर हमारे कोर्ट कम्प्लेक्स में गेट पे सिक्योरिटी है, सिपाहियों ने सिक्योरिटी अफसर इन्होंने हमारे ऐसे अफसर दे रखे 40 राउंड गोली चलाकर जिनको आप नहीं देखना चाहते, अपनी ड्यूटी नहीं करते। सर देखिए, इसमें कहीं पे भी लूप होल्स हो, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग होती है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं। रोहित पांडे जी, ठीक है सर, रोहित पांडे जी, सीधे वेदभूषण जी का आरोप है कि वकीलों का सहयोग नहीं मिलता है। इतने लोग आते हैं, हम किस किस की चेकिंग करें, कहाँ तक चेकिंग करें, और अपने आप को सब सुपीरियर बनते हैं सर, कैसे हो पाएगा? नेहा जी, हमारा पूरा सहयोग है, हमारा पूरा सहयोग है। सिंह साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, अभी रोहित जी की बात। ठीक है, बस मुझे 2 बात, मैं बस आते ही हम लोग अपनी बात करेंगे। वेदभूषण जी ने जो बात की है, देखिए वो आईपीएस रहे, अब रिटायर हो गए, उनको अपना तजुर्बा इनका है, अपना एक्सपीरियंस है, कोर्ट के परिसर का भी, कोर्ट के बाहर का भी। सिर्फ मैं इनसे इतनी बात पूछूंगा, क्या मुझे बताइए कि कोई भी लॉयर, आपके पास जब सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है एक कोर्ट परिसर को आपको सुरक्षित करने के लिए, तो आपको रिटर्न में दी जाती है, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपको प्रॉपर शिफ्टिंग की
नहीं दिया, आपके सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक कर रहा है वो, और उसको अगर उससे हट के काम कर रहा है, क्या आपने बार एसोसिएशन को कभी रिटर्न में लिख के दिया? कभी लिख के नहीं देते आप। ठीक है, हमेशा ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए वेदभूषण जी। जब आप किसी मेंबर से गलत तरीके से बात करेंगे तो मेंबर आपसे गलत तरीके से बात करेगा, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रोहित पांडे जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है रोहित जी, सम्मान से बात करके हमें बताना कि आपको क्या रोहित जी, जिम्मेदारी चाहिए। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी, आपकी रोहित जी मैं मानता हूँ आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी केवल पुलिस की। आप मेरी जगह को सुरक्षित कर रहे हैं, मेरे चैम्बर को कमिश्नर का काम हो गया, एक वकील का आई कार्ड मांग लिया, उस बात पे इतना बवाल हुआ जयपुर के अंदर, कमिश्नर का ट्रांसफर करना पड़ा सरकार को। हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी बताता है, आपकी जिम्मेदारी से कोर्ट के अंदर सहयोग करते हैं पुलिस को। सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी आएगी। हमारी जिम्मेदारी आपका, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। वेदभूषण जी, अगर कोई वकील, एक सेकंड कह रहा हूँ कि आप इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, वेदभूषण जी की जिम्मेदारी है। वेदभूषण जी, आई कार्ड दिखाएं, स्टिकर लगाकर कहीं भी बैठ जाएं, कहीं धरना इनकी कोई देश के लिए, अदालतों के लिए जिम्मेदारी नहीं है। अदालत जजों के ऊपर चप्पल फेंकी गई, जजों के ऊपर लैट्रिन तक फेंकी गई, अदालत के अंदर प्रदर्शन करना पड़ता है। आज आप लोगों की वजह से, आज आप लोगों की वजह से कुछ लोगों ने अंदर जाकर के पिस्टल लेकर के गोलीबारी की है। ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, एक सवाल यहाँ पे वेदभूषण जी, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं। एक गैंगस्टर था, उस गैंगस्टर को आपने सुरक्षा के घेरे में उसके बारे में आप नहीं बोलोगे, उनके बाद बताइए आप कौन जिम्मेदार इसके पीछे? आज हमें डर लग रहा है कि अपने कोर्ट परिसर में हम अकेले ठहर नहीं सकते, अकेले हम ठहर नहीं सकते कोर्ट के परिसर में। बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? चलिए, शासक मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। वेदभूषण जी, बहुत अहम सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे। सर, आपकी अगर ड्यूटी है सुरक्षा को चाक चौबंद रखने की, वकीलों को महफूज रखने की, न्यायपालिका को महफूज रखने की, जजेस को महफूज रखने की, और जो जनता वहां पर पहुंच रही है उनको भी महफूज रखने की, इनकेस अगर वहां पर मौजूद वकील या जनता या कोई भी आपकी बातों को नहीं मानता है, सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और क्या आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं? नेहा, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये कोई बहुत अच्छा रीजन नहीं है। मुझे बताया कि बार एसोसिएशन ने जिन वकीलों के खिलाफ कभी कोई कंप्लेंट आई, इसी मामले में नहीं और किसी मामलों में कितनी बार उनके खिलाफ एक्शन लिया है, कोई डाटा नहीं, आज कोई बताने को तैयार नहीं है। किसकी शिकायत किससे करें? यदि बार एसोसिएशन में शिकायत करें कि आपके आदमी सहयोग नहीं कर रहे, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। आप बताएं कि जब भी इस तरह के मामले आए हैं, शिकायत गई है, कभी कोई एक्शन लिया गया हो, किसी वकील को डिबार किया गया हो, प्रैक्टिस से रोका गया हो या उसको सस्पेंड कर दिया गया हो, उसका कोई एक्शन नहीं है। ऐसी बार एसोसिएशन में कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। बताएं, दोनों प्रबुद्ध वकील बैठे, सीनियर एडवोकेट बैठे हुए, आप बताएं बार एसोसिएशन के ऊपर आपने क्या किया सर? ये बताइए ना कि अगर आप लोगों से कोई सहयोग नहीं करता तो महज आपकी ड्यूटी यही बनती है कि आप बार एसोसिएशन में उसकी कंप्लेंट कर दें। इसके अलावा क्या करते हैं सर? आप पुलिस अफसर हैं, क्या आपकी ड्यूटी बनती है सर? आप एक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर देखिए किस तरह से वहाँ पर सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम होते हैं। पर यहाँ पर अभी लोअर कोर्ट के अंदर रोहिणी, द्वारका, सर मैं हाई कोर्ट भी गई हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गई हूँ, मैं लोअर कोर्ट भी गई हूँ। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी में आपको लगता है कोई लैप्स है वहाँ पर? लेकिन सर रोहिणी का मामला पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वहाँ पे कई वारदातें हो चुकी है। मैं तो खुद कह रहा हूँ वहाँ पर जजों के ऊपर लैट्रिन फेंकी गई, चप्पल फेंकी गई, मैं तो खुद कह रहा हूँ कोर्ट रूम के अंदर ये हुआ है, मैं तो खुद मान रहा हूँ इस बात को। तो सर इसमें मेरा सीधा सा सवाल आपसे है वेदभूषण जी, वेदभूषण जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें। आप मुझे सीधा सा ये बताइए, नहीं मुझे सीधा सा ये बताइए सर, बिल्कुल ठीक है सर, ये बताइए कि अगर बार एसोसिएशन भी आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं समझता है, आपकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है, उसके बावजूद भी जो वकील है वो अपनी मनमानी पर उतारू रहते हैं, तो आपके पास क्या विकल्प रहता है?
पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयासरत रहती है। अदालतों को बताया जाता है, कोर्ट को बताया जाता है कि ये इस तरह का एक्शन कोर्ट के अंदर चल रहा है। जो सीनियर जज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं जजेज, उनको ये टाइम टू टाइम ब्रीफ किया जाता है कि किस तरह से कोर्ट में सिक्योरिटी के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस उनको अवेयर नहीं करती, बताती रहती है टाइम टू टाइम। ठीक है वाईपी सिंह जी, बार एसोसिएशन को बार बार कहा जाता है कि वकील जी बात नहीं मान रहे हैं, सुरक्षा मानकों को नहीं धता बताते हुए अंदर एंट्री कर रहे हैं, आई कार्ड नहीं दिखा रहे हैं, नहीं सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं, क्यों आप लोगों की तरफ से एक्शन नहीं लिया जाता? मैम मेरे जो भाई हैं ये गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। हमारी तरफ से जो बार एसोसिएशन होती है, इनकी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहता है और दिल्ली पुलिस के लिए पूरा कोऑपरेशन है, जुडिशरी के लिए पूरा कोऑपरेशन है, क्रिमिनल्स के लिए कोई स्थान नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है आप लोग पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं, पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो फिर इस तरह की वारदातें राजीव रोहित पाटिल जी क्यों हो रही है इस तरह की वारदातें? मैम ये बताना चाह रहा हूँ मैं, जरा एक बार आप इनके जो हमारे कोर्ट्स के गेट्स हैं, एंट्री गेट्स हैं, एग्जिट गेट्स हैं, एक बार इनकी सिक्योरिटी देख लीजिए, आप खुद अपने आप बताओगे ये क्या करते हैं कि जितने भी इनके जो पुलिस ऑफिशियल जो कहीं बाकी ड्यूटियों में कामयाब नहीं होते, उनको उठा के कोर्ट की ड्यूटी में ये दे देते हैं। और इनको मैं एक चीज में बताना चाहता हूँ आपको, हाई कोर्ट की ट्यून पे, सुप्रीम कोर्ट की ट्यून पे हमारी सिक्योरिटी कीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हमने काम नहीं किया। आप सिक्योरिटी जो आप ये बहाना बना के इससे नहीं बच सकते, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और हमारे बार एसोसिएशन के पास किसी भी वकील की कंप्लेंट आती है, मैं लेटेस्ट बता देता हूँ, 2 महीने पहले द्वारका में जो इंसिडेंट हुआ था, 2 क्रिमिनल लड़ गए, उनमें से एक की डेथ होगी, गोली चलाई एक ने, दूसरे की डेथ होगी। वकील साहब के चैम्बर के बाहर इंसिडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी हमने कोऑपरेट किया और वकील साहब अगर आप ये कहें कि पुलिसकर्मी जो कहीं पे कामयाब नहीं होते उन्हें कोर्ट की सुरक्षा में लगा दिया जाता है, तो ये किस तरह का तर्क हुआ सर? ये कैसा तर्क है? ये वकीलों के ऊपर सिंपल एलिगेशन लगा नहीं, तो वकीलों का कोई कर्तव्य नहीं बनता है क्या सर? सुरक्षा के मद्देनजर क्या कर्तव्य आप लोगों का बनता है और कितना आप लोग उसका पालन करते हैं? हम लोग मैम वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल एजुकेटेड है और टोटली कोऑपरेट करते हैं। तो ये कोई तो राय नहीं है, आप वेल एजुकेटेड है, आप वेल डिसिप्लिन्ड है और ये होना भी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से नियम कायदों को फॉलो करते हैं, पुलिस करवाती है, तो फिर इस तरह की वारदातें क्यों होती है? मैम मुझे एक बात बताओ, आप देखोगे जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, उनके गेट्स में भी उन्हीं की ड्रेस में क्रिमिनल्स कई बार टेररिस्ट आते हैं, लेकिन इनका जो इंटेलिजेंस सिल्वर में इनका, इनको क्या करना चाहिए कि अपनी इंटेलिजेंस को ये मुस्तैद करें। साथ में ये बड़ी विडंबना है ना कि इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस पे विचार नहीं होता है। सिंह साहब, हमने आज मीटिंग की, तुरंत मीटिंग 4 बजे हमारी दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, क्या किया जाता है? हड़ताल कर दी जाती है, सिर्फ हड़ताल कर दी जाती है और सड़क पे बैठ जाया जाता है सर। हमारी सिक्योरिटी मैम ये है कि जजेस की और एडवोकेट्स की और लिटिगेंट्स की सिक्योरिटी का ये मसला है, इसमें इनको सिक्योरिटी पे रिव्यू करना पड़ेगा, इनको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ खामियाबी। सिर्फ हर स्टेप पे कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, करने की जरूरत है सर, सुधार की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा सवाल इस बात को लेकर है ना कि आप अपने अंदर किस तरह का सुधार करेंगे, ये बताइए ना। इन्होंने ये हमसे मांगेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी तरफ से रिकॉर्ड, जब भी मांगते हैं हम उसी तुरंत एक्शन लेते हैं। तुरंत इनकी आप पता कीजिए द्वारका कोर्ट में जो कंसर्न डीसीपी है, कंसर्न एसएचओ है, जिस समय भी वो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसी समय कॉपरेट करते हैं। ठीक है वेदभूषण जी, कभी किसी तरह का वेदभूषण जी, अगर पुलिस की वर्दी में हमलावर अंदर आ जाते हैं, एंट्री कर देते हैं, सर आई कार्ड देखना उनका, या किस तरह से आप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे आप लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई ये वकील है नहीं है, या फिर जिसका मन कर रहा है वो अंदर आ रहा है जा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो गेट पे सिक्योरिटी है, बताता हूँ आपके दर्शकों के लिए, जयपुर के अंदर आई कार्ड चेक करने जी कहा गया किसी एडवोकेट को, इतना हंगामा हुआ, स्ट्राइक कर दी गई और कमिश्नर को वहाँ से हटा दिया गया। सर क्या इस डर से कि जयपुर में ऐसा हुआ आप लोग आई कार्ड देखना बंद कर देंगे क्या? आई कार्ड चेक करने के लिए हम आई कार्ड चेक नहीं कराएंगे। सर आप लोग आई कार्ड नहीं देखेंगे क्या? वेदभूषण जी नहीं कराएंगे। और वो रोटी के डिब्बे के अंदर रिवॉल्वर लेकर जा रहे हैं,
या पेन कागज लेके जा रहे हैं, रोटी लेके कैसे पता लगेगा जब तक फ्रिस्किंग चेकिंग नहीं होगी। वो कहते हैं हम इम्यून है, हम फ्रिस्किंग चेकिंग नहीं कराएंगे। हम लोग वकील से पढ़े लिखे कम्युनिटी को आई रिस्पेक्ट, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरे यार दोस्त हैं, तमाम जानते हैं कि भाई किस तरह से इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ठीक है, मैं रोहित जी का रुख करूं। कमी को वकीलों पे कैसे डाल दे भाई, ये आपकी कमी है, सिक्योरिटी लक्ष्य है, आपकी कमी है। सर कमियां कहाँ पर है, कहाँ पे कमियां है, कहाँ पे खामियां है, इसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इसका विश्लेषण कर रहे हैं सर। हम तमाम जो मानक हैं उस पर खड़े उतरते हैं, लेकिन वेदभूषण जी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी कह दिया जाता है तो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, और खास तौर पर सही व्यवहार पुलिस कर्मियों के साथ नहीं किया जाता है। तो क्या ये वाकई सही है, क्या ऐसा होता है क्या रोहित पांडे जी? देखिए, एक तो मुझे आज की घटना से ना बहुत डर लगने लगा। मुझे डर इस बात का है कि मुझे कल कोर्ट में जाने के लिए मुझे कैसे, किस तरीके से जाना है, किससे बच के रहना, हर किसी को सबकी नजर से देखना होगा। आज की घटना ने दिल दहला दिया हर किसी का। लगा कि अब हम कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ हम न्याय के लिए लड़ते हैं, किसी को हम न्याय दिलाते हैं। अब ये दूसर जी की बात को थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि इनका टारगेट जो है सिर्फ लॉयर है कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं। देव जी, मैं आपको बताऊं, आपकी जिम्मेदारी, आप नौकरी पे हैं, आप नौकरी पे हैं, आपको ड्यूटी पे लगाया गया है, और ड्यूटी पे उनको लगाया जाना चाहिए जो ट्रेंड हो, और ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे उनकी पूरी जिम्मेदारी हो, जहाँ पे अपराधी आ रहे हो, जहाँ पे बड़े बड़े मामले चल रहे हो। आपको, पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग वहाँ पे ड्यूटी पे हैं वो क्या खाना पूर्ति करते हैं, क्या वो पूरी जिम्मेदारी से खड़े हैं, क्या वो स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए या हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ किसी लॉयर की चलती नहीं है। वहाँ पे जब वो स्ट्रिक्ट होकर के कहता है कि पास बनवा के आइए, तो किस साहब के पास जब आई कार्ड भी नहीं होता है, या हमारे पास आई कार्ड घर हम छोड़ के आते हैं, तो कैसे पास बनवा के आएंगे वकील साहब, तब जाके एंट्री होगी आपकी। ये क्या है, ये आपका स्ट्रिक्ट रूल है। आप आज इस चीज से भागेंगे, लिपापोती करेंगे, तो ऐसे वारदात होते रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि कौन सा लॉयर होगा जो ये कहेगा कि नहीं, सबको फ्री कर दो, आप हटा दो डिटेक्टर यहाँ से, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस वाला किसी लॉयर को नहीं बोलेगा। किसी लॉयर को अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, एसोसिएशन के साथ कभी भी पुलिस प्रशासन, पुलिस जहाँ जो ड्यूटी दी गई है, वो कभी भी एसोसिएशन के साथ बैठ करके सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कभी भी चर्चा करती ही नहीं है कि आपके लॉयर कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे। इनका बर्ताव जब खराब होता है तब जाकर के हम धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, जब पुलिस वालों का बर्ताव खराब होता है। जब ये हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि लॉयर जो है धरने पे चले जाते हैं, हमारी कोई शौक नहीं है। हम धरने पे जाते हैं तो हम भूखे भी मरते हैं, हम दिन भर कमाते हैं, जब हम दिन भर हम काम करते हैं तो हम कमाते हैं, फिर हम घर चलाते हैं। हम प्रोफेशनल्स हैं, हम कोई सैलरी पर नहीं रखे गए हैं, हमें कोई वेतन नहीं मिलता, हमें कोई सरकार हमें पैसा नहीं देती है। आज हमें गुस्सा इस बात का है कि क्यों जिम्मेदारी पुलिस नहीं ले रही है पूरी तरीके से, क्यों खाना पूर्ति करे, क्यों कह रही कि गैंगस्टर मारा गया। अरे गैंगस्टर मारा जाएगा कोर्ट के अंदर, तो जज के सामने, झारखंड में जज साहब को मार दिया गया, रोहित पांडे जी, कर दिया गया। रोहित पांडे जी, क्या स्पेशल पुलिस फोर्स के गठन की जरूरत आप समझते हैं? रोहित पांडे जी, हाँ, अगर आप कहेंगे कि हाँ आपको सहयोग करना चाहिए, सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, आइए ना, बात करिए आप। ठीक है रोहित पांडे जी, छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। सर आवाज मिल पा रही है आपको? आपको खड़े रहना है, जहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है उस जगह पे आप दिखते नहीं है। रोहित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आप जाइए, वहाँ पे कहाँ खड़े मिलते हैं, तो खड़े ही नहीं मिलते वहाँ पे। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? रोहित जी, क्या स्पेशल पुलिस फोर्स के गठन की जरूरत आप समझते हैं होनी चाहिए? बिल्कुल। पुलिस देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत चीजें हैं जो बोला नहीं जा सकता। आज पुलिस अपनी व्यवस्था को लेकर के अगर पुलिस दुरुस्त हो जाए, आज इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। प्रकाश सिंह का जजमेंट जो है, देखिए आया, कहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी हम अवहेलना कर रहे हैं, हम कोई उस पर कोई अमल ही नहीं कर रहे हैं। जिनको जिम्मेदारी दी चाहिए वो जिम्मेदारी से कहीं कोने में खड़े होकर के, हाथी में खड़े होकर के उस वारदात का इंतजार करते हैं वो। तो ये सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है सिंह साहब,
ठीक है। लेकिन मुझे इनके साथ भी रहना है। आपको मेरे साथ रहना नहीं रहना बात की बात है। ठीक है। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है पहले उसको निभाइए। आप ये कह के नहीं मानेंगे कुछ। जैसे अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि अगर लॉयर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपके पास विकल्प क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। इनके पास कोई विकल्प ही नहीं। इनके पास विकल्प है कि जहाँ पे वो डिटेक्टर लगा हुआ है, जो गेट है उस गेट से साइड में खड़े हो जाओ, जिसको आना है हो जाएगा, जिसको जाना हो जाएगा। यही इनके पास विकल्प है और कोई विकल्प ही नहीं इनसे। ठीक है, और ऐसे वारदात होंगे। चलिए रोहित पांडे जी बने रहिए हमारे साथ। सिंह साहब, सवाल इस बात को लेकर है, प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 क्या है? क्या ये वकीलों को सुरक्षा प्रदान करता है? जी मैम, मेरा मानना यह है कि जो हमारे माननीय आईपीएस जी वेद भूषण जी जो कह रहे हैं, इनको सबसे पहले अपना ये देखना पड़ेगा, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, पुलिस को भी, जुडिशरी को भी और एडवोकेट्स को भी। और जो हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो ना वो पूरी तरह से वो लागू हो, और वो लागू होने में यदि बाहर की कोई समस्या किसी थाने की है, किसी दूसरी जगह की, वो सब हम लोग जो ना उसको बोलते हैं और उसको जो ना लागू कराने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे, होगा। लेकिन जहाँ तक कोर्ट की सुरक्षा का सवाल है, कोर्ट की सुरक्षा में ये गेटों पर जो हमारे मेन गेट्स हैं, एग्जिट है चाहे एंट्री है, उस पर उसको रिव्यू करें। रिव्यू करके जो इनकी फोर्स है ना, जो मुस्तैदी से, जो पुलिस ऑफिशियल मुस्तैदी से काम करने वाले हैं, उनको लगाएं। ये ना लगाएं कि भी जो वहां पे थाने में काम नहीं कर पाया उसको भेज दो यहाँ पे। तो इनको अपना रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू करके इसको चौकस करें। मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ उनके ऊपर कि यहाँ पे ये इनकी वजह से। कोई भी यदि वकील मना करता है कि भाई मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, तो उसके लिए हमें बताएं। लेकिन बताएंगे तभी तो, कोई ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत इस तरह के इंसिडेंट नहीं आ रहे कि भाई नए वकील ने कहा कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा। केस पे मैं आपको मैम ये बताऊंगा क्लियरली, किसी भी फोर्सेज की, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी जो ना मिनिस्ट्री के गेट्स पे जो सुरक्षा होती है ना, वो उसी तरह की सुरक्षा यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के जो गेट मेंटेन है, उसी तरीके से हमारे भी गेट मेंटेन किए जाएं। ठीक है। वेदभूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, कोर्ट के अंदर भी जो जजेस हैं, जो वकील हैं, वो सुरक्षित नहीं है, कोर्ट के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। धनबाद का ही मामला आपको याद होगा, जब सड़क पर ही कहीं ना कहीं उनको मार गिराया गया था। अब उस पर सीजीआई रमन्ना ने भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि जजेस को धमकियां भी मिलती है, वो जब शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस में शिकायत पर कार्रवाई भी नहीं होती है, उनकी नहीं सुनी जाती है। इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई थी। सर, इन हालातों में क्या वाकई न्याय देना या न्याय करवाना या फिर अदालत में फैसला सुनाना आसान होगा, या फिर एक जो जज है वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपना फैसला दे पाएगा? मैं इसमें मेरी दो राय है। एक तो जब इस तरह का कोई अपराधी कोर्ट में पेश होता है, उस समय इंटेलिजेंस का भी पहले से, एटलीस्ट एक दिन पहले से इसको जानकारी होनी चाहिए कि वो अपराधी जो ना पेश किया जाएगा, और उसकी जो ना खुद की या इनकी या एडवोकेट्स की या कोर्ट में जजेस की, हो सकता है कि किसी तरह की वारदात का जो ना खतरा हो और किसी की जान जाने का अंदेशा हो, तो ऐसे केसों में एटलीस्ट ये अलर्ट रहे। दूसरी बात मेरी ये है कि ये वेद भूषण जी ने कहा है, ये ठीक कहा है कि वही सिक्योरिटी इनकी सुप्रीम कोर्ट में, वही सिक्योरिटी इनकी हाई कोर्ट में। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ बार बार, 2 साल से लगातार मैं बोल रहा हूँ अपने गेट्स पे, और मैं जब हमारी मीटिंग होती तब भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो ये सिक्योरिटी में जो इन्होंने ऑफिसर्स दिए हुए हैं, वो ऑफिसर दिए हुए हैं कि जो एक मुस्तैद ऑफिसर से नहीं है, वो किसी न किसी वजह से, या तो भाई वो अपनी ड्यूटी करने में जो ठीक से ड्यूटी नहीं निभा पा रहे, उनको उठा के यहाँ भेजे। यहाँ पे जो कोर्ट की सिक्योरिटी है, बहुत अच्छे ऑफिसर यहाँ पे जो है इनके होने चाहिए, और उसी तरह का स्टाफ, यंग स्टाफ होना चाहिए, और ये मुस्तैदी से रहेंगे। हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहता है। ये बताएं, ये तो ये यहाँ टीवी पे कहने नहीं होता कि मैं इनको बोल दूं जी को कि भाई इनकी तरफ से पुलिस की खामी है, ऐसी खामी। जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्ट प्रूफ तो फिर भी नहीं हो सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जो ना, ये इस तरह के इंसिडेंट आगे ना हो,
और भाई उसके लिए जितने भी हम दोनों तरफ से कोऑपरेशन हो सकता है, एडवोकेट्स की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से, वो करके और इसकी कमी को निकाल के लेके आए और अपनी फोर्स को मुस्तैद करे। जो सिक्योरिटी उसको मुस्तैद करे। मैं नहीं कहता कोई स्पेशल सिक्योरिटी लगाओगे तभी होगा, लेकिन जो भी सिक्योरिटी हो वो मुस्तैद हो, जैसी सिक्योरिटी इनकी बाकी जगह है, वीआईपी सिक्योरिटी में ऐसी सिक्योरिटी जो ना जैसी हाईकोर्ट में है, पांडे जी, ठीक है। रोहित पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी वाईपी सिंह जी कर रहे थे। खूंखार बदमाश जिनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित होता है, ऐसे बदमाशों की अगर कोर्ट में पेशी होती है तो क्या उस तौर तरीके में बदलाव की जरूरत आप भी समझते हैं होनी चाहिए, और किस तरह के बदलाव की यहाँ पर जरूरत है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान की बात करें अगर आप, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये दुर्दांत अपराधी की बात आपने कहा, एक शब्द यूज किया, दुर्दांत अपराधी, जिनके तमाम जो है जिनपे लाखों रुपए जो है इनाम रखे जाते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे लोगों से देखिए खतरा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो एक नहीं होते हैं, उनका पूरा गैंग होता है और दूसरी गैंग भी होती है। अब आप समझिए कि वो आप कहीं बाहर उसको लेके जा रहे हैं तो कितना खतरा हर जगह पे तो मतलब मंडरा रहा है, कहीं कुछ भी हो सकता है जी। इसके सुधार की बात अगर आप करें तो मुझे लगता है कि सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था जो जुडिशरी की उसको एक इच्छा शक्ति बना के एक रखनी पड़ेगी और पूरा उसका एक बजट बनाना पड़ेगा, और वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जिला न्यायालय हैं, उन जिला न्यायालयों के जितने जो बाउंड्रीज हैं उनके जो इन और एग्जिट जो बनाए गए हैं कि आपको एक गेट से जाना है, दूसरे गेट से आना है, वापस आना है, वो आपको हाई क्लास की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखिए अंदर जा करके देखिए, प्रॉब्लम खाली यहाँ पे यही है। आज ये रोहिणी में कई बार ऐसी घटना हो गई है तो इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। अब तो ये लग रहा है कि अब बड़ी मुश्किल होगी अंदर जाने में और बाहर आने में। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आप वही रोक देंगे लोगों को, अगर आपने टेक्नोलॉजी अच्छी रखी, अपने गेट पे सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर रखा है, देखिए हमें भी कोई भी व्हीकल ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। हम ना अपने चैम्बर में रख सकते हैं, ना हम उस कोर्ट के परिसर में ले जा सकते हैं। हम लॉयर हैं तब भी ना, सिर्फ जो अथराइज्ड लोग हैं, जो सरकार जिन्होंने डिप्यूट कर रखा है, सिर्फ वही अपने वेपन्स रख सकते हैं, बंदूक रख सकते हैं, पिस्टल रख सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो। ऐसे बस उन्हीं लोगों को छोड़ करके अगर आप और पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं तो करके उसको तभी बचाया जा सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि इसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपको बनानी पड़ेगी और एक बजट क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को, कि जिससे कि वो सारी बाउंड्री को आपको सुरक्षित करना पड़ेगा, बहुत ही एक टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है वेदभूषण जी, कोर्ट परिसर में बदमाशों की दखल ये कितना चिंताजनक विषय है सर। और अगर कोर्ट परिसर छोड़िए, कोर्ट रूम के अंदर अगर ये गोलीबारी हो जाती है, ऐसे में क्या वाकई, उसी सवाल को मैं फिर दोहराऊंगी कि क्या बदमाशों की जब पेशी होती है तो और ज्यादा सुरक्षा सख्त करने की जरूरत होगी क्या? और ऐसे खूंखार बदमाशों की जिनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम घोषित है। नेहा, जो हाई रिस्क होते हैं उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, एसओपीज बनी हुई है, किस तरह उनको लाया जाएगा, किस तरह कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका जो लॉकअप होता है उससे कोर्ट में जाने के लिए क्या रूट होगा, कोर्ट के अंदर भी कौन से जीने से जाएंगे, यहाँ तक भी सारा एसओपी बना हुआ है। मेरी पांडे जी से और सिंह साहब से रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। और स्पेशल सेल के जो हमारे सिपाहियों ने जो आज बड़ी दुर्घटना को होने से रोक दिया है, एक बार जाने से पहले 2 शब्द उनके लिए भी बोले, क्योंकि वो सिपाहियों ने एक बहुत बड़ी घटना, वहाँ जज साहब सिटिंग सेशन जज बैठे हुए थे, ट्रायल चल रहा था उस केस का, उस जो सिपाही था आपने फायरिंग में देखा किस तरह से उसने दोनों को ढेर कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पक्ष को भी देखें कि जो सिपाही की जो वीरता है वो व्यर्थ ना जाए, जो उसका एक्शन है वो केवल एक बदनामी के अंधेरे में ना धकेल दिया जाए, उसकी भी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। मैं मानता हूँ खामियां है और बहुत सारी खामियां है पुलिस के अंदर, खामियों को दूर करें, लेकिन जिन्होंने बहादुरी के साथ इस काम को किया उनको प्रोत्साहित करना भी बहुत जरूरी है। और उम्मीद करती हूँ कि उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वो ऐसे कामों में बढ़ चढ़कर आपके जवानों को जिन्होंने ये जो
दोनों बदमाशों को मार गिराया। मैं उनकी बहादुरी को दाद देता हूं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, कई बार क्या होता है, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट मेरठ सरदना से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेरठ में जो एसएसपी साहब थे, वो जो ना यदि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, प्रभाकर चौधरी जी आए, उन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर ये दिखा दिया कि भाई ये होता है लॉ एंड ऑर्डर। और डिस्ट्रिक्ट मेरठ में आप पता कीजिए, जब आप आईपीएस है, आप पता कीजिए, आईपीएस रहे, आप पता कीजिए कि कुछ जो ना ऊपर से भी थोड़ी करनी पड़ेगी सख्ताई। और जैसे ऑफिसर जो इस तरह के ऑफिसर्स हैं कि भाई वो लगातार ध्यान रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बिल्कुल, जहाँ पे यहाँ सख्ताई के साथ मुझे लगता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां अगर हर कोई बखूबी निभाए तो शायद सख्ताई करने की भी जरूरत ना हो, और ऐसे में पुलिस का काम भी आसान होगा और वकीलों को भी बहुत बेहतर तरीके से सुरक्षा मिल पाएगी। तो दोनों में समन्वय बैठाने की जरूरत है। रोहित पांडे जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, मुझे कार्यक्रम के मैं आखिरी पड़ाव में। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए, मैं उन जवानों को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके हम सभी को बचाया है और बहुत बड़ी वारदात से बचाया है। लेकिन वही जवान उस गेट पे भी थे जहाँ उन लोगों ने घुसने का प्रयास करके और अंदर जाकर के ये वारदात की है। तो हम उन लोगों को जरूर सलाम करेंगे। वो देखिए उस सलाम के लायक है। आज हम उनसे बचे हैं। आज वो सारे हमारे अधिवक्ता, वो वहाँ के लोग जो लिटिगेंट थे, उन लोगों की जान, जजेस बचे हैं वहाँ के। अगर वो कोहराम मचा सकते थे, लेकिन उन जवानों को मैं सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जिस तरीके से अपने जान को जोखिम डाल के वो मर भी सकते थे, लेकिन फिर भी लोगों को बचाया है, मैं सलाम करता हूँ। लेकिन चूक हुई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल, चूक हुई है, ये मानना पड़ेगा, और ये चूक दोबारा ना हो, इसके लिए हम भी ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस और जो वकील है उनमें बेहतर तालमेल होगा, ताकि जो सुरक्षा है वो और बेहतर हो सके। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।